नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आखिरकार साहित्य अकेडमी सम्मानों की घोषणा हो गई। फरवरी में कभी यह घोषणा होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई थी, पत्रकार पहुंच चुके थे, लेकिन अचानक कहीं से आदेश आया, घोषणा रोक ली गई। यह बहुत ही अजीब था। साहित्य अकेडमी जैसी स्वायत्त संस्था के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। साहित्य अकेडमी विवादों में कई बार रही है। बीच में उसको खिलाफ पुरस्कार वापसी के आंदोलन भी चले, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि साहित्य अकेडमी के पुरस्कार रोक लिए गए और बात पता चला कि मंत्रालय इस बात से नाराज है कि जो पुरस्कृत लेखकों की सूची है वो उसकी मंजूरी के बिना जारी की जा रही है। अब मैं नहीं जानता हूं कि जो अभी की सूची आई है उसमें कोई फेरबदल है या नहीं, लेकिन तब भी जो एक चर्चा चल रही थी वो उसकी पुष्टि हो चुकी है। शुक्र है कि हिंदी के सम्मान में कोई हिंदी का सम्मान जिनको मिला है उनके नाम में कोई फेरबदल नहीं है। तब भी हमें मालूम था कि ममता कालिया, जो हिंदी के वरिष्ठ और बड़ी प्रिय लेखिका हैं, उनका नाम इस सम्मान के लिए चुना गया है साल 2025 के लिए। तो जो घोषणा इस हफ्ते हुई उसमें बताया गया कि ममता कालिया जो हैं वो साल 2025 का साहित्य अकादमी सम्मान लेने जा रही हैं। सच तो ये है कि ममता कालिया को ये सम्मान 20 साल पहले कम से कम मिल जाना चाहिए था। उनकी जो बेहतरीन कृतियां हैं वो तब तक आ चुकी थीं और उनका यश हिंदी संसार में खूब प्रखर ढंग से चमक रहा था। लेकिन ये वो दिन थे जब आप याद कीजिए कि साहित्य अकेडमी किसी वजह से हिंदी के संसार में साहित्य अकादमी सम्मान महिलाओं को नहीं मिलता था। यानी ये देख के हैरत होती है कि इतने तमाम वर्षों में महारवि वर्मा तक को नहीं मिला। बहुत इत्तेफाक है कि मन्नू भंडारी को नहीं मिला। कृष्णा सोबती को अवश्य मिला था, लेकिन उसके बाद लंबा विराम रहा और बरसों बाद अलका सरावगी के साथ ये सिलसिला टूटा। मुझे लगता है कि स्त्रियों को सम्मानित करने का ख्याल इन वर्षों में साहित्य अकादमी के कर्ता धर्ताओं के बीच पैदा हुआ है और आप देखेंगे कि पिछले 8, 10, 12 वर्षों में कई महिला लेखकों को, जो अपने ढंग से बरसों पहले इस सम्मान की दावेदार थीं, अब वो सम्मान मिल रहा है। चित्रा मुदगल हो, मृदुला गर्ग हो, नासिरा शर्मा हो। मुझे तभी ख्याल आ रहा था कि ममता जी इससे देर तक छूटी नहीं रहेंगी। इत्तेफाक से ये सम्मान उनको तब मिला है जब वो साहित्य अकेडमी ही इस लायक नहीं बची कि उसका कोई सम्मान, कोई मोल पैदा कर सके अभी की स्थिति में। तब भी खुशी होती है। वो खुशी किस बात की है कि अंततः साहित्य अकादमी जैसी संस्था को ममता कालिया के योगदान को पहचानना पड़ता है। और ममता कालिया के लेखन की खूबी क्या है? निजी तौर पे मेरे लिए उनका सम्मान प्राप्त करना एक बड़ी बात इसलिए भी है कि मैं बहुत किशोर उम्र से उनके लेखन का, उनकी भाषा का मुरीद रहा। सच है कि बहुत सारे लेखकों का रहा, लेकिन ममता जी में जो विट है, जो वाग्मिता है, उनका जो विहसता खिलखिलाता गद्य है, उसने मुझे बहुत पहले ही अपने से बांध लिया। जब मैंने बेघर पढ़ा था, जब मैंने नरक दर नरक पढ़ा, तो मुझे लगा कि कैसी प्रवाहमयी, वेगमयी, हंसती खिलखिलाती भाषा है जो हिंदी के अन्यथा गुरु गंभीर गद्य संसार में अमूमन दिखाई नहीं पड़ती हैं। ऐसे लेखक जिन्होंने बड़ी शानदार भाषा लिखी है, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कई नाम आपको याद आ जाएंगे। कमलेश्वर की भाषा भी मुझे पसंद थी। लेकिन ये सूची बहुत लंबी है निश्चित तौर पे, लेकिन ये बिल्कुल प्रथम पांक्तेय सूची है। और ममता जी के गद्य में जो रवानी है, जो बत कही है, लगभग जगमग करती हुई, वो आपस के संसार को, घर परिवार को, देश दुनिया को इतनी सहजता के साथ अपने में जोड़ती हैं।
आने वाले वर्षों में मुझे याद है कि तद्भव में जब उनका संस्मरण कितने शहरों में कितनी बार सिलसिलेवार किस्तवार प्रकाशित हुआ, तब भी मैंने पाया कि ये हंसता हुआ गद्य उनकी ताकत है और इस गद्य का वैभव सबसे ज्यादा खुलता है तो उनके संस्मरणों में ही खुलता है। तो दोस्तों, ये जो चीज है, हालांकि कई लोग कहते हैं कि उनके लेखन में वो बहुपरतीयता नहीं है जो मृदुला गर्ग के लेखन में या कृष्णा सोबती के लेखन में या कई दूसरे लेखकों के लेखन में दिखाई पड़ती है, कृष्ण बलदेव वैद्य के लेखन में, लेकिन शायद वो इतना पारदर्शी लेखन है कि उसके लिए ऐसी बहुपरतीयता की दरकार नहीं है। वो जो लिखती हैं बिल्कुल स्पष्ट होता है, बेलाग होता है और बहुत खुले दिमाग से लिखा हुआ होता है। अंततः वो फेमिनिस्ट राइटिंग है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मुझे ख्याल आया अचानक, जो मैं लिख भी चुका हूं पहले, रेत समाधि उपन्यास में गीतांजलि श्री ने एक जगह लिखा है कि स्त्रियों का लेखन जो होता है वो सीटी घंटी लेखन होता है, यानी प्रेशर कुकर की सीटी देती रहती है, दरवाजे के बाहर कोई कॉल बेल बजाता है, उन सब के बीच, इन सारे व्यवधानों के बीच लेखन चलता रहता है। ममता कालिया कई बार ये बता चुकी कि वो बगल में रोटी बेलती हुई अपनी कहानियां लिखा करती थीं, क्योंकि संपादकों का आग्रह होता था कि कहानी भेज दें, और कहानी भेजने से जो पारिश्रमिक मिलता था वो भी कभी कभी इनके काम आता था। तो कहानियां, रोटियां बेलते हुए कहानियां भी साथ साथ बेलती रही हैं। और ये सहजता, ये लापरवाह किस्म की सहजता जिसे मैं अलग से पसंद करता हूं, उनके पूरे वैचारिक संसार में, उनके पूरे लेखन में दिखाई पड़ती है। आने वाले वर्षों में उनकी कई और किताबें आती रहीं, सुखम दुखम आई, मुझे याद आता है कि कल्चर वल्चर बड़ी दिलचस्प सी किताब थी। और इधर जब उन्होंने संस्मरण लिखने शुरू किए, बीच में उनका एक और कहानी संग्रह आया, संस्मरण जब उन्होंने लिखने शुरू किए तो रवि कथा लिखी। रविंद्र कालिया उनके पति, जो हिंदी के ठीक ठाक बड़े लेखक रहे, वो हिंदी के मूर्धन्य लेखकों में रहे, तो उनकी स्मृति में, उनकी स्मृति को जोड़ते हुए उन्होंने रवि कथा लिखी। और जीते जी इलाहाबाद, जिस पे उनको ये साहित्य अकेडमी सम्मान मिला है। तो जीते जी इलाहाबाद भी संस्मरण की कृति है, किताब है, और इसमें इलाहाबाद का लेखन संसार का, इलाहाबाद के साहित्यिक संसार का, उसके विवादों का, वहां के व्यक्तित्वों का बड़ा जीवंत चित्रण है। इस चित्रण से कई लोग मतलब असहमत भी होते हैं। कई बार कुछ लोग खंडन करते दिखाई देते हैं कि ममता जी ने ये ठीक नहीं लिखा, वो ठीक नहीं लिखा। मैं जानता हूं कि स्मृतियों का अपना एक ढंग होता है, अपनी एक गति होती है। स्मृति से जो आप लिखते हैं, कई बार आप पाते हैं कि ठीक वह वही नहीं रह जाता है जो घटा था, और दूसरों की स्मृति में वही घटना दूसरे ढंग से दर्ज होती है। लेकिन ममता जी ने शायद कोई नोट्स वोट्स लिए नहीं होंगे, मैं जानता हूं उनका स्वभाव, वो लिखती चली गई, उनका बचाव नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि उनके लेखन की खूबसूरती यही है कि बहुत सहज लेखक रही हैं और उतनी ही सहज व्यक्तित्व। इत्तेफाक से जो उल्लास साहित्य अकेडमी का मिलने पे उन पे मनाया जा रहा है, उसकी एक वजह यह भी है कि वो अपनी युवतर पीढ़ी से गजब के ढंग से संवादरत हैं। वो तमाम कृतियां पढ़ती हैं, उस पर तत्काल लिख डालती हैं, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं, और अक्सर उनकी प्रतिक्रिया उनके गद्य की तरह ही बहुत चुटीली, बड़ी सार्थक और मानीखेज होती है। निजी तौर पे मैं कई संस्मरण उनके साथ सुना सकता हूं, लेकिन एक दो बातें जिससे मुझे ख्याल आता है कि उनके व्यक्तित्व की कुछ तहें खुलती हैं। एक बार इलाहाबाद में हम लोग, माफ करेंगे, भोपाल में हम लोग एक कार्यक्रम में थे, विश्व रंग के आयोजन में। वहां सीढ़ी, वहां ऊपर रेस्टोरेंट था, वहां हम लोग रात को जब खाना वाना खाकर निकले तो उतरते हुए ममता जी अचानक सीढ़ियों पे गिर पड़ी। वो 80 पार की तब भी थी, अभी 85 की हैं, बल्कि 86 छूने जा रही हैं।
तो ममता जी जब गिरी तो हम लोग सब घबरा गए। हमने उनको उठाया। 80 पार की उम्र में हल्की तकलीफ भी कितनी भारी मालूम होती है, कितनी गहरी होती है, ये अपने अनुमान से मैं बता सकता हूं बस। लेकिन ममता जी लगभग अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ उठी। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, संकोच के साथ उठी। मैंने बार बार पूछा, कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह भी उनका दर्द बना रहा था। मैंने फिर पूछा, फिर उन्होंने टालने की कोशिश की। मैंने हंसी मजाक में कुछ कहा। फिर उन्होंने मुझे धीरे से कहा कि हाथ में खासा दर्द है। फिर मैं उनके लिए दवाएं लेके आया। मुझे ध्यान है कि बहुत मामूली सा खर्च हुआ होगा, मैं भूल गया कितने का था। उन्होंने वो अड़ गई कि पैसे तो वो देंगी। कहा कि मैं किसी से पैसे नहीं लेती हूं, किसी अकड़ के साथ नहीं, किसी अभिमान अहंकार के साथ नहीं, एक सहज ढंग से कि ये मेरा स्वभाव है। मैंने उस स्वभाव को स्वीकार किया। ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे उनके जीवट का, उनकी जिंदा दिली का पता चलता है, उनके गुरूर का पता चलता है। और कई बार वो असहमतियों के, विवादों की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। तो ये सब जो है, ममता कालिया को हमारे समय का एक बड़ा लेखक को पहले से जानी जाती रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी उनकी सक्रियता और लिखने की दुनिया में भी उनकी सक्रियता दोनों इतनी मुखर प्रखर है कि उनको लगातार देखते रहने का, उनसे बात करते रहने का, उनकी रचनाओं से गुजरने का अलग सा सुख है। वो यात्राएं भी बहुत करती हैं तमाम जगहों पे। इस उम्र में जब लोग अपने घर में रहना पसंद करते हैं, वो घूम रही हैं, बोल रही हैं, भाषण दे रही हैं, तमाम मुद्दों पे अपनी बात रख रही हैं और खुलकर रख रही हैं। तो ममता जी को एक ऐसे सम्मान की बधाई जो उनको बहुत बरसों पहले मिल जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से अब जाकर मिला है। और ऐसे समय मिला है जब साहित्य अकादमी लगभग बदनाम हो चुकी संस्था है। तब भी हमारी एक लेखिका के हिस्से एक खुशी आई है और वो हम सबकी खुशी है। इसके साथ उनको फिर से बधाई देते हुए आज इतना ही। शुक्रिया।